अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है जोसेफ कॉनरेड का नॉवल हार्ट ऑफ डार्कनेस। आज हम इसकी प्लॉट समरी डिस्कस करने जा रहे हैं और ये बहुत ही छोटा नॉवल और बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसको लिखा है जोसेफ कॉनरेड ने, जो कि पोलिश इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे, यानी कि बेसिकली वो थे इंग्लिश, लेकिन साथ में पोलैंड से भी ताल्लुक था, तो इसलिए पोलिश इंग्लिश कहेंगे। सेटिंग इसकी अफ्रीका है और हम देखेंगे कि कैसे यूरोप से अफ्रीका तक का सफ़र इसके अंदर दिखाया जाता है और अफ्रीका में एंट्री से क्या दिखाया जाता है कि कैसा डिफरेंस देखने को मिलता है। जॉनरा इसका है नोवेला। हम इसको यूजुअली फ़िक्शन भी कहते हैं, बट नोवेला ज़्यादा प्रोमिनेंट कहते हैं, क्योंकि नोवेला वो होता है जो कि छोटा नॉवल हो, मतलब उसका इतना लेंथ ना हो कि उसको नॉवल कहा जाए, लेकिन वो नॉवल, सो उसको हम नोवेला कहते हैं। इसकी सबसे पहली अपीयरेंस यानी सबसे पहले पब्लिश हुआ था ब्लैकवुड मैगज़ीन में, सीरियल के थ्रू, लाइक सीरियल टाइप में हुआ था कि इसके 3 पार्ट्स हैं, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके लाइक एपिसोड वाइज़ ये शाया हुआ था इस मैगज़ीन के अंदर। और बाद में एज़ अ बुक शाया हुआ था कुछ सालों बाद। और इसके अंदर हम देखते हैं फ्रेम नैरेटिव। फ्रेम नैरेटिव होता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ बैठ के अपना कोई वाक़या सुनाऊँ और फिर आप लोगों को वो वाक़या दिखाया जाए। यानी मूवीज़ में कुछ इस तरह का होता है ना कि एक बंदा अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करता है, फिर वो स्टोरी दिखाई जाती है। तो इसको कहते हैं कि एक स्टोरी, अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी। सो इस चीज़ को हम फ्रेम्ड नैरेटिव कहते हैं। तो इसके अंदर यही है कि एक कैरेक्टर अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करेगा और एंड तक वो स्टोरी सुनाएगा, और जब नॉवल एंड होगा तो उसकी स्टोरी सुनाना बंद हो जाएगी और हमें थ्रू आउट द नॉवल वो स्टोरी ही दिखाई जाएगी। सो ये होता है फ्रेम नैरेटिव। तो इसके अंदर फ्रेम नैरेटिव है। सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया इसके 3 पार्ट्स हैं, तो पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 के अंदर ये होता है, हमें दिखाया जाता है सेटिंग क्या है कि एक शिप है जिसके अंदर कुछ लोग जा रहे हैं, शिप का नाम है नेली और वो रिवर टेम्स पे जा रही है। और उसके अंदर एक अनआइडेंटिफाइड नैरेटर है, मतलब जो बातें बता रहा है, जो बोल रहा है, उसको मेंशन नहीं किया गया, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसको मेंशन किया जाए, क्योंकि नैरेटर चेंज होने वाला है। जैसा कि दूसरा बंदा भी अपनी स्टोरी शुरू करेगा तो नैरेटर वो बन जाएगा। तो जो शुरू में नैरेटर था वो एक अनआइडेंटिफाइड पर्सनैलिटी है और वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसको मेंशन किया जाता। सो जो पीपल ऑन बोर्ड हैं, यानी कि जो उस शिप के अंदर सवार लोग हैं, वो है डायरेक्टर ऑफ कंपनीज़, एक कंपनीज़ का डायरेक्टर है, लॉयर है, अकाउंटेंट है और मार्लो है। मार्लो मेन कैरेक्टर है, क्योंकि इसी ने आगे अपनी स्टोरी सुनानी शुरू करनी है। मतलब जो लोग बैठे हुए हैं शिप में, उनको मार्लो अपनी स्टोरी सुनाने वाला है। ठीक है? क्या स्टोरी सुनाने वाला है? यानी कि मार्लो ऐसे गुमसुम सा बैठा है। शुरू में हम देखते हैं कि जो अनआइडेंटिफाइड नैरेटर है, वो पहले पूरा सीन बताता है कि हमारी शिप रवां-दवां थी पानी पे और पानी बहुत स्मूथ था, शिप सही से चल सकती थी, हवा अच्छी थी। और फिर अचानक वो मार्लो के बारे में बात करता है कि मार्लो गुमसुम सा बैठा है। मार्लो ऐसे बैठा है जैसे बुद्धा के पोस्चर में बैठते हैं, जैसे कोई प्रेयर में हो वो मसरूफ़, इस पोस्चर में वो बैठा हुआ है। फिर वो बताना शुरू करता है कि मार्लो ने बात करनी शुरू की। मार्लो ने क्या बात करनी शुरू की? मार्लो ने बताना शुरू किया रोमन टाइम्स के बारे में कि कैसे रोमन लोगों ने हर जगह को कॉन्कर किया था, यानी फ़तह किया था। वैसे मार्लो का कहना है कि अर्थ पे कब्ज़ा करना एक कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन रोमन टाइम्स वाले लोगों को, रोमन एम्परर्स को वो एम्परर्स ही कहता है और वो उनके बारे में बताता है। मार्लो अपने बारे में भी बताता है कि अब उसको बहुत वो पैशनेट फीलिंग्स रखता है एक्सपेडिशंस के लिहाज से। वो कहता है कि जब से मैं छोटा था तब से ही मुझे इन चीज़ों का शौक था मैप्स को स्टडी करने का, उसके अलावा एडवेंचर, सी एक्सप्लोरेशंस, एक्सपेडिशंस, इन चीज़ों को पढ़ने का और इनको करने का उसको बहुत शौक रहा है। और वो फिर ये बताता है कि उसको जॉब कैसे मिली है। वो अब जबकि उसको पायलट की जॉब मिल गई है स्टीम शिप के अंदर, तो उसको कैसे मिली? उसकी आंट के कुछ कनेक्शंस थे। अदरवाइज़ उसको जॉब मिल नहीं रही थी, कुछ कनेक्शंस थे जिनकी वज़ह से उसको जाके जॉब मिलती है। और यहीं से ही अब वो अपनी स्टोरी सुनाना शुरू हो चुका है मार्लो। क्या-क्या उसने बताया कि उसको जॉब मिलना शुरू कैसे हुई, मतलब उसको शौक था बचपन में, फिर उसको जॉब उसकी आंट ने दिलवाई। फिर अब वो बता रहा है कि जब वो पहली बार अपने ऑफ़िस गया, जहाँ पे जो उसके एम्प्लॉयर्स थे, तो उसको वो क्या अजीब-सी जगह लग रही थी। वो कह रहा था कि उसको वो जगह व्हाइट सेपल्कर की तरह लगी थी। अब ये क्या वर्ड है? इसका मतलब है वो जगह, वो ऐसे व्हाइट कलर का छोटा-सा टॉम्ब जहाँ पे मकबरा टाइप बनाया गया हो किसी का भी। तो मतलब उसको अपना ऑफ़िस इस टाइप की एक जगह लग रही थी, अजीब-सी वहशतनाक टाइप सी जगह। और फिर वो बताता है कि वहाँ पे जाता है वो, उसका पूरा मेडिकल टेस्ट होता है और सारी चीज़ों के टेस्ट होते हैं, तो उसको बड़ा अजीब-सा लगता है कि मेरे ऐसे अजीब से टेस्ट क्यों हो रहे हैं, वो भी इतने सारे। और उसको बताया जाता है कि लाइक आपके साथ अंदर इतना ज़्यादा उसको गाइड नहीं किया जाता, बट थोड़ा बहुत बताया जाता है कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है। फिर उसके बाद उससे डील करता है एक फ्रेंच डॉक्टर, उसके बाद उसको एक फ्रेंच स्टीमर में भेज दिया जाता है। तो वो जब कहता है मैं जाता हूँ तो मैं फ़ील करता हूँ जैसे मैं कोई इम्पोस्टर हूँ, यानी कि एक धोखेबाज़। फिर आगे हम देखते हैं कि वो अपने उसके सफ़र पे निकल जाता है। अब सफ़र क्या है?
अब वो बताता है कि मैं सबसे पहले जहाँ मेरा सफ़र शुरू हुआ वो था अफ़्रीका की तरफ। इसने जाना था अफ़्रीका की तरफ, अफ़्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर किसी कंट्री में इसने जाना था, ठीक है? वैसे अगर बताया जाए तो वो कंट्री है कॉन्गो, ये कॉन्गो में जाएगा। सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि मार्लो जो है वो जाता है कंपनी के आउटर स्टेशन की तरफ। आउटर स्टेशन यानी बाहर की तरफ जो स्टेशन है वहाँ मार्लो जाता है, ऑब्वियसली सबसे पहले वहीं पहुँचेगा। यहाँ पे ना 3 स्टेशंस की बात होगी, आउटर स्टेशन होगा, फिर सेंट्रल स्टेशन होगा और उसके बाद इनर स्टेशन होगा। तो अभी वो आउटर स्टेशन पे पहुँचता है, वहाँ पे मतलब वो आप ये कह सकते हैं बैरूनी हदूद हैं अफ्रीका के अफ्रीका का जो स्टेट है कॉन्गो वहाँ की। तो वहाँ जब पहुँचता है वो, तो वो ऑब्ज़र्व करना शुरू करता है लोगों को। वहाँ पे वो देखता है कि ब्लैक पीपल हैं, ऑब्वियसली वहाँ के अपने नेटिव लोग, उनको चेन्स के साथ बाँधा गया है और उनके काम लिया जा रहा है उनसे ना, और वो काम कर रहे हैं और उनके गले में ना एक-दूसरे के गर्दन से गर्दन तक चेन्स बंधी हुई हैं, कुछ के पैरों में चेन्स बंधी हुई हैं, वो इतने कमज़ोर हैं, इतने वीक हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे ऑब्ज़र्व करता है। अभी वो ये सारे नेटिव लोगों को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है कि उसके सामने से एक व्हाइट मैन, मतलब उसके अपने कंट्री का बंदा चलता हुआ आता है और वो फुली ड्रेस्ड होता है, मतलब फुली एक जेंटलमैन वाली ड्रेसिंग उसने की होती है, और जबकि जो ब्लैक पीपल होते हैं उनके पास कोई ख़ास कपड़े भी नहीं होते इवन, सिर्फ़ 2-4 होते हैं कि वो अपने आप को जिस्म को ढक सकें, इसके अलावा उनकी कोई हाल नहीं होता वहाँ पे। तो वो देखता है कि जो व्हाइट मैन आ रहा है उसको पता चलता है कि ये चीफ अकाउंटेंट है इनकी कंपनी का, तो वो उससे अच्छे से पेश आता है, उससे ग्रीट करता है, मिलता है। उसके बाद मार्लो वहाँ पे रहना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो कैप्टन है वो डिसाइड करता है कि हम इधर 10 दिन के लिए रुक रहे हैं। तो वहाँ पे रुकते हैं और मार्लो यूँ ही चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करता है, तो उसको पता लगता है कर्ड्स के बारे में कि कर्ड्स इनका एक बहुत मेन बंदा है और जिस वज़ह से मार्लो इधर आया है। मतलब ये लोग जो इनकी शिप जा रही है, इन्होंने बेसिकली कर्ड्स को अंदर से लेके आना है। कर्ड्स जो है वो सबसे अंदर इनर स्टेशन की तरफ है और इन्होंने कर्ड्स को वापस लेके आना है यूरोप। तो ये लोग इसीलिए जा रहे हैं। तो अब मार्लो को वहाँ पे कर्ड्स के बारे में पता चलता है, पहली दफ़ा वो कर्ड्स का नाम सुनता है और उसको थोड़ा अजीब-सा फ़ील होता है। मतलब इतने लोग उसके बारे में ऐसे अजीब तरीके से बात करते हैं कि जैसे हम किसी के बारे में बात करते-करते अचानक खुफ़िया से अपना टोन अपना लें, तो हमें थोड़ा वाइब्स आती हैं कि इसमें कुछ खराबी है या कुछ गड़बड़ है। तो ऐसी उसको फ़ीलिंग आती है। फिर आगे वो लोग देखते हैं कि हमें ना सेंट्रल स्टेशन तक जाने के लिए 200 माइल की वॉक करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट डे मार्लो जब सुबह उठता है, तो वो जाता है वहाँ पे वॉक करके, और वहाँ पहुँचने पे उसको जनरल मैनेजर मिलता है उसकी कंपनी का, तो वो उससे मिलता है। और फिर वहाँ पे उन्होंने कुछ टाइम रुकना होता है, तो वो ऑफ़िस में वहाँ पे काम स्टार्ट कर देता है। मतलब ऑब्वियसली वो किसी काम के लिए ही आया है, तो मैनेजर उसको कुछ काम हैंड ओवर कर देता है और वो काम स्टार्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पे उसको फिर से कर्ड्स के बारे में सुनने को मिलता है और साथ ही साथ उसको आइवरी वर्ड बहुत सुनने को मिलता है। मतलब उसको ऐसा लगता है कि हर तरफ से उसको वर्ड आइवरी, आइवरी, आइवरी सुनाई दे रहे हैं। तो आइवरी बेसिकली होता क्या है? आइवरी होता है, आइवरी एक एलिफेंट के जो टीथ होते हैं ना, बहुत बड़े बाहर की तरफ को, तो उनके जो उन उनका जो मटेरियल है बेसिकली उसको कहते हैं। मतलब उनके टीथ को लेके उनसे एक मटेरियल बनाया जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आने वाली चीज़ है, बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। तो वो चीज़ जो है, इन यूरोपियंस का क्या काम था कि जब उन्होंने अफ्रीका को कॉलोनाइज़ किया, ऑब्वियसली ये सब कॉलोनाइज़ेशन ही है ना, वरना व्हाइट पीपल अफ्रीका में क्या करेंगे? तो ये उन्होंने कॉलोनाइज़ किया हुआ है, उन पे कब्ज़ा किया हुआ है, तो अब वो कब्ज़ा करने के बाद क्या करते थे कि अफ्रीका से आइवरी लेके उसको अपने कंट्री में पहुँचाते थे। यानी कि विदाउट एनी पेमेंट। पेमेंट करने की ज़रूरत ही उनको क्या थी, जब उनका अपना कंट्री बना हुआ था, एक तरह से उन्होंने कॉलोनाइज़ कर लिया था उसको, तो अब वो फ्री में वहाँ से चीज़ें अपने कंट्री में शिफ्ट करते थे। तो वहाँ से वो आइवरी निकाल के लेके जाते थे, तो उसको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है आइवरी वर्ड, और कर्ड्स के बारे में भी बहुत सुनने को मिलता है। इससे वो मज़ीद मिस्टीरियस होता चला जाता है कि इसमें ऐसा क्या है कि इनका इतना ज़िक्र हो रहा है। तो आगे हम देखते हैं कि एक एजेंट उसको मिलता है, मतलब जो मैनेजर जिससे वो मिला था, जनरल मैनेजर से भी सेंट्रल स्टेशन के ऊपर, तो वहीं का एक मैनेजर का स्पाई होता है, ठीक है? मैनेजर ने एक स्पाई हायर किया होता है, जो कि लोगों पे नज़र रखता है, इधर-उधर की खबरें देता है, वो एजेंट होता है। वो कर्ड्स के बारे में उसको और बताता है। जब वो मिलता है मार्लो से, तो वो कर्ड्स के बारे में बताता है। वो कर्ड्स की एक पेंटिंग उसको दिखाता है, जो कि कर्ड्स ने बनाई होती है, और वो होती है एक ब्लाइंड फोल्डेड वुमन की, यानी कि ऐसी औरत जिसकी आँखों में पट्टी बंधी होती है, उसने हाथ में टॉर्च पकड़ा होता है। जिससे मार्लो को ख़्याल आता है कि कर्ड्स मतलब एक बहुत ही एक्सप्रेसिव किस्म का बंदा है, उसके अंदर बहुत टैलेंट है, और यहाँ से वो मज़ीद कर्ड्स को फ़ैसिनेट करना स्टार्ट कर देता है, फैंटेसाइज़ करना स्टार्ट कर देता है कि कर्ड्स कैसा होगा। ऑब्वियसली ऐसा ही होता है, जब भी हम किसी बंदे के बारे में सुनते हैं, लेकिन उससे मिलते नहीं हैं, तो हम सोचते हैं कि वो ऐसा होगा, वैसा होगा। तो इसी तरह सेम मार्लो के साथ भी हो रहा है। वो कर्ड्स के बारे में बहुत सोचने लगा है, वो सोच रहा है कि वो किस तरह का बंदा होगा, और यकीनन अच्छा ही होगा। कर्ड्स के बारे में मार्लो अच्छा ही सोच रहा है। अब यहाँ पे मार्लो को मज़ीद क्यों रुकना पड़ता है, क्योंकि उनकी शिप जो है वो ख़राब हुई हुई है। वो उसमें कुछ टेक्निकल फ़ॉल्ट्स आ गए हैं, जिसकी वज़ह से वो मज़ीद उस पे जा नहीं सकते और उनको रिवेट्स चाहिए। रिवेट्स क्या होते हैं? ये कुछ इस
स्पेसिफिक टाइप के नेल्स हैं जो मैंने ये साइड पे पिक्चर भी इनकी लगाई है, ये शिप को ना फिक्स करने के लिए उनको चाहिए होते हैं। लेकिन उनको पता होता है कि जो रिवेट्स हैं तकरीबन 3 हफ्ते बाद उन तक पहुँचने वाले हैं, तो तब तक उनको होता है कि हम अंदर काम ही कर लें और तब तक मार्लो को होता है कि मैं कर्ड्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता लगा लूँ। तो यहाँ पे मैनेजर जो है, जिस मैनेजर के स्पाई से भी वो मिला है और मैनेजर से भी वो मिला है, अब वो देखता है कि सामने से एक बंदा आ रहा है जिसके साथ बहुत सारे ब्लैक नेटिव पीपल भी हैं। तो उसको पता लगता है कि ये तो मैनेजर का अंकल है, जो कि अपने साथ कोई लोग ला रहा है शायद वर्क फोर्स ये लोग उनसे काम भी लेबर वाला करवाते थे। बाकी सारा पेपर वर्क ये लोग खुद करते थे। सिर्फ लेबर वर्क जो होता था, लेबर फोर्स के तौर पे ये लोग ब्लैक पीपल को रखते थे। तो वो देखता है कि मैनेजर का अंकल आ रहा है अपने साथ लोग लेके, और वो फिर यहाँ पे ना उसको आता देख के ये सोचना शुरू कर देता है कि यहाँ अगर कर्ड्स आ रहा होता, अगर कर्ड्स मैनेजर होता तो कैसा फ़ील होता उसको। मतलब वही चीज़ कि अपनी सोच में चला जाता है उसके बारे में। तो इधर से ही मतलब यहीं तक ही हमारा पार्ट 1 एंड हो जाता है। जब पार्ट 2 स्टार्ट होता है, तो मार्लो जो है वो एक कन्वर्सेशन सुनता है उस अंकल मैनेजर के अंकल और मैनेजर के दरमियान। मतलब मैनेजर आ गया है, मैनेजर का अंकल आ गया और मैनेजर वो दोनों आपस में मिलके कुछ बात कर रहे हैं, तो मार्लो को आवाज़ आती है। वो क्या सुनता है? वो 2-3 बातें सुनता है। एक वर्ड आइवरी वो बहुत ज़्यादा सुनता है उनके मुँह से, और दूसरा फोर्स्ड टू सेंड हिम देयर। अब इसका क्या मतलब है? जो अंकल है वो बता रहा होता है कि आई वाज़ फोर्स्ड टू सेंड हिम देयर, या हिम से मुराद कर्ड्स है। तो वो कहता है कि मैं मजबूर था कि मुझे कर्ड्स को अंदर की तरफ भेजना था। कर्ड्स को क्यों भेजना था? क्योंकि अब यहाँ पे थोड़ा मिस्ट्री है, तो मैं आप लोगों की मिस्ट्री अभी ब्रेक नहीं करती, थोड़ा मैं रहने देती हूँ, ताकि आप लोग भी ये सोचें, क्योंकि मार्लो के हिसाब से भी अभी तक ये मिस्ट्री थी कि कर्ड्स का क्या है मसला, और ये आइवरी को बार-बार क्यों बोल रहे हैं। आइवरी का तो मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने आइवरी को एक तरह से स्मगल टाइप से करना होता था, तो इसीलिए आइवरी का इतना ज़िक्र करते थे। अब आगे है कि वो चाहते थे कि कर्ड्स को ये मैनेजर और उसके अंकल चाहते हैं कि कर्ड्स को जल्द से जल्द हैंग कर दिया जाए लोगों के लिए एज़ एन एग्ज़ाम्पल। क्यों? क्योंकि कर्ड्स ने आइवरी तो वहाँ से भिजवाई है बाहर, लेकिन खुद नहीं आ रहा वो बाहर। तो ये लोग कह रहे हैं कि कर्ड्स अंदर क्यों है? कर्ड्स को बाहर आना चाहिए जल्द से जल्द। ठीक है? इन्होंने कर्ड्स को अंदर काम करने के लिए भिजवाया था, अब वो कर्ड्स अंदर से वापस ही नहीं आ रहा। तो ये लोग इसीलिए हो रहे हैं थोड़े से क्यूरियस कि कर्ड्स बाहर क्यों नहीं आ रहा, और हम अंदर नहीं जा पा रहे, तो अब ये लोग अंदर ही जा रहे हैं ताकि कर्ड्स को खुद लेकर आए। तो अब ये लोग क्या करते हैं, मार्लो खुद डिसाइड करता है कि अब हम अंदर की तरफ जाएंगे, कर्ड्स के स्टेशन की तरफ। वैसे भी इन लोगों ने इसको लाना ही था, तो ये लोग जाते हैं। ये लोग अपनी शिप पे बैठते हैं, इनकी बोट कुछ बेहतर होती है, तो ये लोग उस पे बैठते हैं और जाते हैं आगे। और जब ये लोग जाते हैं तो बहुत पीस और बहुत कामनेस और स्टिलनेस की सिचुएशन होती है, जो कि मार्लो ये कहता है कि उसको ये कामनेस अच्छी नहीं लग रही, ये स्टिलनेस उसको अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि ये स्टिलनेस पीस की तरह की नहीं है। वो कह रहा था कि मेरे साथ इस वक़्त, मतलब जब जिस बोट में वो जा रहा है कर्ड्स की तरफ, कर्ड्स के स्टेशन की तरफ, तो उस बोट में उसके साथ 20 कैनिबल्स बैठे हुए हैं। तो मतलब वो कह रहा है कि मैं खुद को बिल्कुल भी सेफ महसूस नहीं कर रहा। इतने सारे कैनिबल्स मेरे साथ बैठे। कैनिबल्स कौन होते हैं? कैनिबल्स वो इंसान होते हैं जिनको हम उर्दू में आदमखोर कहते हैं, यानी कि वो इंसान जो इंसानों का ही गोश्त खा जाए। तो मतलब अगर आपके साथ कोई कैनिबल बैठा है और उसको भूख लग गई, तो हो सकता है कि वो आपको ही खा जाए, एक टाइम आए। तो मतलब इस तरह के लोग उसके साथ बैठे हैं, तो मार्लो बहुत अनसेफ फ़ील कर रहा है खुद को, और बहुत ज़्यादा उसको डर लग रहा है इस चीज़ से। अब ये लोग तकरीबन 8 माइल्स दूर रह गए हैं कर्ट्स के स्टेशन से, कि मैनेजर डिसाइड करता है कि हम यहाँ पे थोड़ी देर का स्टे ले रहे हैं। ठीक है? तो वो लोग स्टे लेते हैं, वो बोट से उतर जाते हैं और इधर-उधर चलना-फिरना शुरू कर देते हैं। तो अब यहाँ पे जो क्रू मेंबर्स कौन है? एक मैनेजर है, एक मार्लो है, उसके अलावा 20 कैनिबल्स भी हैं। तो वो कैनिबल्स भी ना इनके टीम के ही लोग हैं बेसिकली, लेकिन मसला ये है कि वो हैं कैनिबल्स। मतलब वो नेटिव पीपल नहीं है, वो इनके अपने लोग ही हैं, व्हाइट ही हैं वो पीपल। ठीक है? तो अब क्या होता है, जो क्रू मेंबर्स हैं सारे के सारे, उनको लगता है कि हम पे ना यहाँ पे अटैक हो जाएगा। मतलब वो रेस्ट के लिए रुके हुए हैं, तो उनको लगता है यहाँ पे हम पे एक अटैक होने वाला है, क्योंकि जो उनके नज़दीक नेटिव पीपल जो है वो बहुत ज़्यादा सैवेज होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि दरिंदे नुमा होते हैं, तो उन्होंने इन पे अटैक कर देना है। तो उन्होंने व्हाइट पीपल को अपने इर्द-गिर्द देखना है, ये उनका कहना था, इसके क्रू मेंबर्स का। तो वो लोग कहते हैं कि हम पे यकीनन कोई अटैक होने वाला है, तो हमें उसके लिए जो है वो चौकन्ना हो जाना चाहिए, या हमें अपने काउंटर अटैक की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन मार्लो सोचता है कि नहीं, कोई अटैक नहीं होने वाला, उसको लगता नहीं होगा। लेकिन अचानक इनके ऊपर फ्लाइंग एरोज़ आना शुरू हो जाता है, मतलब हर तरफ से एरोज़ आते हैं। अब ऑब्वियसली एरोज़ कौन चला रहा है? वही चला रहे हैं जो नेटिव पीपल हैं, यानी कि ब्लैक पीपल। तो वो लोग चला रहे हैं अपने सारे एरोज़ चला रहे हैं। तो एक ब्लैक मैन जो है उसको ये लोग शूट कर देते हैं, क्योंकि ये लोग भी काउंटर अटैक करते हैं, तो ये उसको शूट कर देते हैं। लेकिन हाँ, एक बात मैं यहाँ पे मेंशन करती चलूँ कि इस अटैक से पहले जब उन्होंने कहा कि हाँ, हम पे कोई अटैक होने वाला है,
तो इसके जो साथ के कैनिबल्स थे वो कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं, बाहर जाते हैं, जितने लोग हमें मिलते हैं ना, जो भी ब्लैक हमें मिलेगा हम उसको ना खा जाते हैं। उससे ये होगा कि हम पे अटैक नहीं होगा। तो मतलब यहाँ पे मान लो ये सोचता है कि हम भी तो व्हाइट साथ बैठे हैं, ये हमें ही नहीं खा रहे, लेकिन ये ब्लैक को खा रहे हैं, तो उससे उसको ब्लैक और व्हाइट का फ़र्क पता लगता है। और यहाँ नॉवल का एक बहुत मेन थीम रेसिज़्म हमारे सामने आता है, बहुत मेन थीम है नॉवल का रेसिज़्म, क्योंकि हमें ब्लैक और व्हाइट का फ़र्क बार-बार बताया जा रहा है। तो ये चीज़ हम देखते हैं। फिर क्या होता है, वापस उसी सीन की तरफ आती हूँ, फिर इनके ऊपर एरोज़ चलते हैं हर जगह से, और इनका ये लोग काउंटर अटैक में एक बंदा भी मार देते हैं, और वो बंदा जो है वो मार्लो के आगे ही आके गिरता है, ठीक है? मार्लो के बिल्कुल पाँव के पास आके गिरता है, और वो इससे पहले कि कुछ बोलना चाहे उसकी डेथ हो जाती है। और इनका जो अटैक के दौरान मार्लो की शिप का जो हेल्म्समैन यानी कि जो चलाने वाला था, वो भी मारा जाता है। तो अब इनके पास कोई चलाने वाला भी नहीं बचा। और फिर क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, फिर भी जैसे-तैसे बोट में वापस बैठते हैं, जैसे ही कोई थोड़ा थमता है ये सारा अटैक, ये लोग भागते हैं कर्ड्स के स्टेशन की तरफ और वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने पे ये लोग ये एक उसको इनर स्टेशन नज़र आता है, जो कि यूजुअली कर्ड्स का स्टेशन होता है। अब ये सोचता है कि अंदर कर्ड्स होगा भी, कहीं ऐसा तो नहीं इस सब अटैक में कर्ड्स ही मारा गया हो। अब मार्लो को ये भी डर लग रहा होता है। लेकिन जब उस रशियन मैन एक बंदा खड़ा होता है बाहर, जो कि अपने आप को रशियन कहता है, जब वो उसके पास पहुँचता है, तो वो उससे पूछता है कि क्या कर्ड्स अंदर है? तो वो कहता है कि हाँ जी, कर्ड्स अंदर ही है, और इस अटैक में कर्ड्स को कुछ भी नहीं हुआ, और मैं जो हूँ कर्ड्स के साथ ही रहता हूँ, क्योंकि मैं लाइक कर्ड्स का ख़्याल रखता हूँ, क्योंकि वो बीमार है बहुत ज़्यादा। और वो साथ ही साथ ये भी बताता है कि ये जो अटैक हुई नेटिव पीपल, ब्लैक पीपल ने ही किया है, और उन्होंने ये इसलिए किया है ताकि तुम लोग कर्ड्स को ले ना जाओ, क्योंकि उसको सब लोगों को पता होता है कि ये लोग जो अब आ रहे हैं ये कर्ड्स को लेके चले जाएंगे यहाँ से बाहर। तो अब यहाँ पे हमारे पास और एक और सोचने का पॉइंट आ गया कि कर्ड्स को उन्होंने जाने क्यों नहीं देना। यहाँ पे हमारा पार्ट टू जो है वो एंड हो गया, मतलब नॉवल का जो सेक्शन नंबर टू है, पार्ट नंबर टू, वो एंड हो गया इस मिस्ट्री के ऊपर कि वो लोग कर्ड्स को क्यों नहीं जाने देना चाहते, जबकि कर्ड्स तो एक वाइट मैन है, जाने दें उसको। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे हम सोचते हुए राइटर ने हमें यहाँ पे एंड कर दिया। अब आ गया है पार्ट 3। पार्ट 3 में हर चीज़ बिल्कुल खुल जाएगी, क्योंकि ये लास्ट पार्ट है। ये स्टार्ट होता है उसी रशियन की कन्वर्सेशन से। जो रशियन है वो कहता है कि भई, अब कर्ड्स के बारे में बताना शुरू करता है कि वो कहता है कि कर्ड्स जो है वो अब इतना आगे जा चुका है कि उसके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा अब। अब ये कहाँ आगे जा चुका है, मतलब अपनी, जैसे हम कहते हैं ना, हम किसी से फ्रेंडशिप में इतने आगे चले गए हैं कि अब हम वापस नहीं आ सकते। तो कोई एक्चुअल डिस्टेंस नहीं होता जो हम आगे गए होते हैं। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि मैं उन नेटिव पीपल से अपने रिलेशनशिप में इतना आगे जा चुका हूँ कि मैं वापस नहीं आ सकता। इससे हमें क्या शो होता है कि कर्ड्स जो है वो आया तो इनको कॉलोनाइज़ करने था, लेकिन वो इनके बराबर का ही हो गया। कर्ड्स ने आके अपने आप को कोई बहुत ज़्यादा ज़ालिम और जाबिर किस्म का हुक्मरान बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनके साथ रहा, उनको समझा, उनको टाइम दिया, और इससे ये हुआ कि कर्ड्स भी उनकी तरह ही हो गया। और लोग कर्ड्स को यूजुअली मैड कहते थे। ये लोग कर्ड्स को वापस लेने आए थे क्योंकि मार्लो को बताया गया था कि अंदर एक पागल आदमी है, मैड आदमी, जो यहाँ से तो ठीक गया था, वहाँ जाके वो पागल हो गया, तो उसको लेकर आना है। तो वहाँ उसको वो बताता है रशियन कि नहीं, ये पागल नहीं है, ये लोग ऐसे ही कहते हैं, कर्ड्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो एक हट में आजकल रहता है। सामने एक हट होता है, वो कहता है वो उसमें रहता है, जिसके इर्द-गिर्द हेड्स ऑन स्टेक्स हैं, यानी कि इर्द-गिर्द वो लगाई हैं, इन्होंने तीर लगाए हुए हैं जिसके ऊपर हेड है, लोगों के सर है। तो इससे क्या शो होता है, जो भी यूरोपियंस आएँ तो वो ये देख के डर जाएँ कि अगर हम यहाँ गए कर्ड्स को लेने के लिए तो नेटिव्स हमारा भी यही हाल करेंगे और हमारा सर भी इधर ही होगा। तो उन लोगों ने एक खौफनाक सी सिचुएशन बनाई होती है कर्ड्स के घर के इर्द-गिर्द तमाम तर नेटिव लोगों ने। तो अब मार्लो जो है वो सोचता है कि लगता है कर्ड सच में ही पागल हो गया और ये हॉलो हो गया फ्रॉम इनसाइड। क्यों? क्योंकि तभी इसने अपने लिए इर्द-गिर्द इतने सर लगाए हुए हैं, क्योंकि खुद ये अंदर से हॉलो हो गया, ये इतने सर लगा के रखे हुए हैं इसने ताकि दूसरों को भी डरा सके और खुद भी अपनी एम्प्टी स्पेस को फिल कर सके। लेकिन अभी भी वो कन्फ्यूज़्ड है कि कर्ड से, क्योंकि वो मिला नहीं है खुद। वन ऑन वन उसकी मुलाकात अभी तक नहीं हुई। अब वो देखता है कि बहुत एक बड़ा ग्रुप ऑफ मेन अपीयर हुआ है, जिनके हाथ में एक स्ट्रेचर है। स्ट्रेचर पे क्या है? कर्ड्स है। अब वो कर्ड्स को लेके कहाँ जा रहे हैं? वो कर्ड्स को कहीं दूसरे केबिन में शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो वो वहाँ पे मार्लो की पहली जो है वो मुलाकात टाइप से आप समझ लें होती है कर्ड्स की, और वो कर्ड्स को थोड़ा बहुत हेलो हाय भी कर लेता है, ग्रीट भी कर लेता है, लेकिन ये होता है कि वो जल्दी से उसको लेके निकल जाता है। लेकिन वो कर्ड्स को देख लेता है, और देख के उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन अभी वो कर्ड्स से मिला नहीं है, वो मिलना चाहता है। आगे हम देखते हैं, आगे क्या होता है, अब मार्लो खड़ा है, मार्लो के साथ वो बंदा जो रशियन है वो खड़ा है, और वो लोग बात कर रहे हैं। सामने से वो देखते हैं, अब कर्ड्स को जिधर शिफ्ट कर दिया गया, कर्ड्स के हट में से एक लड़की निकली है, एक वुमन, एक औरत, और वो लोग देखते हैं, उनको ना एक साया-सा नज़र आता है उस औरत का। वो थोड़ी-सी बाहर आती है, वो स्टीमर को देखती है, जिसमें मतलब जिस फ्रेंच स्टीमर, जिस बोट में से ये लोग उतरे होते हैं, उसको देखती है। बहुत ध्यान से देख रही होती है, गुस्से वाली नज़र से इनको लगता है हमें देख रही है, और बहुत ही ज़्यादा ये लिखा हुआ है नॉवल के अंदर कि गोल्ड किस्म की उसकी ग्लिटरी सी अपीयरेंस है। मतलब इस टाइप की एक औरत अंदर से निकलती है।
और होती वो नेटिव है, मतलब वो इंग्लिश नहीं होती, वो वहीं की होती है। और फिर क्या होता है कि जो मैनेजर है वो कहता है कि मैं कर्ट से अकेले में बात करने जा रहा हूँ। वो अंदर जाता है, कर्ट से अकेले में बात करता है। जब वो बाहर आता है और मार्लो से बात करता है तो मार्लो को बताता है कि कर्ट्स के साथ जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब जो इलनेस उसको मिली है। क्यों? क्योंकि कर्ट्स ने हमें अच्छा हमारे लिए काम तो किया है, लेकिन उसने हमें ज़्यादा नुकसान दिया है। नुकसान क्या दिया? ऑब्वियसली वो इनके साथ का होके रह गया, ये नुकसान दिया है बस, कि इनके साथ का हो गया। और इस प्रोसेस को, जो उनके साथ के होने को हम कहते हैं, वो कहते हैं गोइंग नेटिव। ठीक है? गोइंग नेटिव यानी कि एक बंदा जो कि यूरोपियन था, वो गया तो वहाँ कॉलोनाइज़ेशन करने था, लेकिन अब वो खुद नेटिव बन गया तकरीबन, तो गोइंग नेटिव होता है ये प्रोसेस। तो ये जो है उसके साथ ऐसा कुछ कंडीशन हो गई है कर्ड्स के साथ। तो रशियन को वो यही कहता है कि अगर वो अपनी ज़िंदगी चाहता है तो वो यहाँ से चला जाए। क्यों? क्योंकि कर्ड्स ऑब्वियसली जब ये लोग कर्ड्स को पकड़ के लेके जाएँगे, तो जो उसके साथ का उसका साथी था रशियन, तो उसको भी उठा के ले जाएँगे और उसको हैंग ही कर देंगे यकीनन, अगर कर्ड्स बच भी गया तो। अव्वल तो कर्ड्स को भी वो हैंग ही करने की प्लानिंग करना चाहते थे और कर भी रहे थे। तो यहाँ पे मार्लो कर्ड्स के साथी को कहता है कि वो भाग जाए, और साथ ही साथ मार्लो को अचानक ख़्याल आता है कि शायद कर्ड सामने वहाँ नहीं है जहाँ पे उसको शिफ्ट किया गया था। तो वो देखता है जाके वहाँ, तो कर्ज़ वहाँ वाक़ई नहीं होता। फिर उसको ना वहाँ पे पैरों के निशान नज़र आते हैं। एक पाथ नज़र आता है कि यहाँ पे कोई चल के गया। वो उसका पीछा करते हुए जाता है उन पैरों के निशानों का, तो उसको आगे कर्ड्स मिलता है जो कि कहीं रिवर के किनारे खड़ा होता है। तो वहाँ पे कर्ड्स से पहली बार बात करता है। वो उसको कहता है कि वो वापस आ जाए, और वो उससे बात करने की कोशिश करता है कि भई हमारे साथ वापस चलो और तुम यहाँ पे क्या करना चाहते हो? वो थोड़ी बहुत उससे बात करता है, ज़्यादा बात फिर भी नहीं करता, लेकिन कर्ज़ उसको यही बताता है कि मैं बहुत आगे आ चुका हूँ और वापसी का कोई रास्ता नहीं मेरे पास। कर्ज़ उसको ये कहता है, और साथ ही मार्लो जो है उसको किसी तरह कन्विंस करके, मार्लो को खुद पे यकीन होता है कि मैं उसको वापस ले आऊँगा, तो किसी तरह कन्विंस करके उसको रूम तक वापस ले आता है। जब वो रूम तक वापस आता है, नेक्स्ट डे जब इनकी शिप निकलनी होती है, तो शिप जो होती है वो कर्ड्स को साथ लेके ही निकलती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि कर्ड्स को छोड़ के निकल गए, कर्ड्स को साथ लेके ही जाते हैं। और ये दोनों मतलब सारे लोग होते हैं। कर्ट्स होता है उस शिप के अंदर, उसको पायलट रूम में शिफ्ट किया जाता है, पायलट हाउस में शिप के। और वहाँ पे जो शिप है वो पूरे नेटिव्स के क्राउड के बीच से निकलती है। ये चीज़ यहाँ मेंशन करना क्यों ज़रूरी था कि वो नेटिव्स जो कर्ड्स को नहीं जाने देना चाहते थे, उन्होंने अपनी पूरी जी-जान लगाई, मेहनत की कि कर्ड्स ना जाए। एक ही बंदा था जो कि उनको अपना-सा लग रहा था, वो उसको अपने पास रोकना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वो लोगों ने उसको वहाँ रुकने नहीं दिया, उसको उठा के भी ले गए। और अब वो नेटिव्स एक तरह से हार गए थे इन इंग्लिश लोगों के सामने। अब शिप के अंदर क्या होता है कि जब शिप जा रही है, तो मार्लो मुसलसल कर्ड्स की बातें सुनता रहता है, कर्ड्स उससे बोलता रहता है, बताता रहता है, कर्ड्स उसको एक पैकेट देता है जिसके अंदर कुछ पेपर्स होते हैं और एक फ़ोटोग्राफ होती है। वो कहता है कि मेरे फ्रेंड ने मुझे ये सब कुछ दिया था, और मैंने ये आगे किसी ऐसे को पास ऑन करना था जो मैनेजर तक ना पहुँचाए इनको। तो अब वो मार्लो को दे देता है। अभी ये होता है, थोड़ी बहुत बातचीत करता है और कर्ड्स जो है उसकी वहाँ पे डेथ हो जाती है, और उसके जो लास्ट वर्ड्स होते हैं वो होते हैं द हॉरर, द हॉरर। द हॉरर क्या चीज़ है? ऑब्वियसली ये जो पूरी ज़िंदगी उसने देखा, उसने कुछ ना कुछ किया कहीं न कहीं, तो वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा था ना, इसी कॉलोनाइज़ेशन वाले प्रोसेस का, और इन्हीं कॉलोनाइज़र्स का पार्ट था। तो इसीलिए अब उसके दिमाग में वही चीज़ें आ रही हैं, वही आप कह सकते हैं कि टेरर और हॉरिबल, फेयरफुल इमेजेस उसके दिमाग में आ रहे हैं। तो ये चीज़ होती है और यहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। मार्लो जो है वो वापस आ जाता है, लेकिन वापस आने के बाद जो इंग्लिश बंदा उसको मिलता है वो उनके साथ कोई अच्छा बिहेव नहीं करता। इससे हमें ये शो हो रहा है इस बात से कि कहीं न कहीं कर्ड्स उसके दिमाग में अभी भी है। वो कर्ड्स की मेमोरीज़ के साथ वापस आता है, कर्ड्स उसके दिमाग में होता है। वो शुरू में चाहे कर्ड्स को समझ ना पाया हो, लेकिन एंड में वो उसी की वज़ह से, उसकी ही कर्ड्स की मेमोरीज़ की वज़ह से ऐसा हो रहा था कि वो तमाम तर न्यू इंग्लिश लोग जिनसे वो मिलता था या पुराने भी, वो उनसे अच्छे से नहीं मिल रहा था। उनके साथ एक कहीं न कहीं ना चाहते हुए भी बदतमीज़ी टाइप का एलिमेंट उसके बिहेवियर में आ रहा था। तो अब क्या होता है, अब वो पिक्चर देखता है, वो पेपर्स देखता है, उससे पेपर्स माँगे जाते हैं। मैनेजर कहता है कि अंदर से जो भी पेपर्स, जो भी डॉक्यूमेंटेशन, जो भी डॉक्यूमेंट्स चीज़ें लाया वो दे दे। वो सब कुछ दे देता है सिवाय उन स्पेसिफिक पेपर्स के, या कुछ लेटर्स होते हैं जो उसने अंदर बैठ के ना लिखे होते हैं। मतलब होता है ना कि कभी-कभी हम लोगों को लेटर लिखना चाहें, हम लिख देते हैं, लेकिन अब लेटर भेजने का कोई तरीका नहीं होता, तो हम अपने पास ही सेव करके रख लेते हैं। तो कर्ड्स ने कुछ इसी तरह से किया हुआ था। तो वो बाकी कर्ड्स के पेपर्स और वो फ़ोटोग्राफ वो नहीं देता, बाकी सामान दे देता है। फ़ोटोग्राफ में देखता है एक लड़की की फ़ोटोग्राफ होती है, एक औरत की, वहाँ जाता है, उसको ढूँढता है, उससे मिलता है। और वो उसको वेलकम करती है, जो वो बताता है कि मैं कर्ड्स के रेफ़रेंस से आया हूँ और मैं यानी कि उसके साथ ही था। तो वो उसको बताता है लाइक कर्ड्स की डेथ के बारे में, बहुत ज़्यादा दुखी होती है, रोती भी है इवन, और कहती है कि मेरी आगे की लाइफ़ हमेशा के लिए अब अनहैप्पी ही रहेगी, क्योंकि कर्ड्स उससे छिन गए। कर्ड्स वैसे ही उससे दूर था, और वो साथ में ये भी रिग्रेट उसको होता है कि मैंने कर्ड्स को अपनी फीलिंग्स का खुल के इज़हार नहीं किया कि मैं उसको कितना ज़्यादा पसंद करती हूँ, मुझे कर देना चाहिए था। तो यहाँ पे
जो वुमन है वो मार्लो से पूछती है कि कर्ड्स की जब डेथ हुई तो मार्लो साथ था, तो क्या बोल रहा था? लास्ट वर्ड्स उसके क्या थे? तो यहाँ मार्लो एक झूठ बोल देता है। मार्लो ये झूठ बोलता है कि अगर लाइक कर्ड्स जो है उसके आखिरी वर्ड्स क्या थे? उस औरत का नाम। अभी मार्लो को ये भी नहीं पता कि उस औरत का नाम है क्या? लेकिन वो सिर्फ़ ये बोल देता है कि आपका ही नाम लिया था। ये सोचे बगैर कि अगर उस औरत ने आगे से पूछ लिया कि लाइक क्या था एग्ज़ैक्टली बोल के बताओ, तो वो बता नहीं पाएगा क्योंकि नाम तो उसको आता नहीं। लेकिन वो फिर भी बोल देता है कि आपका ही नाम है उसने लिया था कर्ट्स ने, उसके लास्ट वर्ड्स यही थे। ये सुन के वो औरत और भी रोना शुरू हो जाती है और यहाँ पे जो है, जो अंदर वाला नैरेटिव है, यानी जो फ्रेम नैरेटिव में जो सेकंड स्टोरी है वो एंड हो जाती है। मतलब मार्लो की यहाँ पे कहानी सुनाना बंद हो गई है। मार अब हमें ओरिजिनल फर्स्ट सीन की तरफ वापस लेके आता है नॉवल। वो क्या था कि मार्लो और एक शिप में 4-5 लोग हैं, जिनमें मार्लो भी है और एक नैरेटर है जो कि ओरिजिनल नैरेटर, फर्स्ट नैरेटर था। वो सारे बातचीत कर रहे थे। वहीं मार्लो की स्टोरी एंड होती है और मार्लो उनको लास्ट बात ये बताता है। अब हम उसी सीन पे वापस आ गए। मार्लो ने उनको ये बात बताई कि मैं उस औरत से मिला और उसके बाद वो लास्ट बात बताता है कि कभी-कभी हमें सच्चाई छुपानी पड़ती है क्योंकि जो सच्चाई होती है वो सामने ना ही आए तो बेहतर है। हमें झूठ का सहारा लेके लोगों को दिलासा देना पड़ता है। ये बात वो बोलता है और यहाँ पे नॉवल हमारा एंड हो जाता है। तो ये नॉवल था पूरा हार्ट ऑफ डार्कनेस। ये एक तरह से जर्नी थी लाइट से डार्कनेस की तरफ, हम कह सकते हैं। अब लाइट से डार्कनेस की तरफ क्यों? क्योंकि यूरोपियंस के मुताबिक वो लोग बहुत कॉलोनाइज, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और लाइट में हैं और उनके मुताबिक अफ्रीका जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क है क्योंकि वो लोग सेवेज हैं। मतलब ये आप कह सकते हैं कि जाहिल हैं वो लोग उनके मुताबिक, यूरोपियंस के मुताबिक अफ्रीकन्स। तो ये इस तरह से इसका नाम भी हार्ट ऑफ डार्कनेस रखा गया क्योंकि अफ्रीका को हार्ट ऑफ डार्कनेस कहा गया। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई अफ्रीका अगर चला जाए तो उस पे क्या असर होता है, ये यूरोपियंस का पॉइंट ऑफ व्यू है क्योंकि जोसेफ कॉनरैड खुद भी एक यूरोपियन ही था। तो वो दिखाता है कि वहाँ जाके यूरोपियन बंदे के ऊपर अफ्रीका का क्या असर हुआ और फिर वो वहीं पे रहना चाहता था तो उसके साथ क्या हुआ। मतलब ये फुल उसकी लाइफ हिस्ट्री इसके अंदर बताई गई है। आगे भी मैं इंशाल्लाह इस नॉवल की मज़ीद चीज़ें बनाती रहूँगी, मज़ीद वीडियोज़ इस नॉवल पे अपलोड करती रहूँगी, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स से रिलेटेड, इसके थीम्स, इसके सिंबलिज़्म्स, इसके सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल और कैरेक्टर ऑफ मार्लो। बहुत मज़ीद इसकी लॉन्ग लिस्ट है जो आने वाली है। सो अगर आप चाहते हैं कि वो सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।